Good evening, friends. So today I have with me Anup Jalan, Surekha Sahu, and Dr. Maitri. Hello. First of all, नमस्कार। thanks to you. First of all, thanks to all three of you for joining this important panel, this discussion. जैसा कि हम लोग जानते हैं साथियों, जिंदगी कभी सीधी सड़क की तरह नहीं होती और कभी ऊंची कभी नीची चलती रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब अच्छी चल रही है जिंदगी तब तो हम खुश हो जाते हैं, परंतु जब क्या जिंदगी में उतार आता है तभी हम उससे आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना है तो हमारे आज 3 राइटर्स आपके सामने मौजूद हैं जो कि अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं धीरे धीरे। मैं सबसे पहले आप तीनों से ये पूछना चाहूंगी, हमारा आज का जो शीर्षक है वो है राइटिंग के साथ आप कैसे हील हुए। तो जो है उसमें मैं सबसे पहले आपके लेखक पक्ष को आपके जुबानी 2 लाइनों में सुनना चाहूंगी। Dr. Maitri, can you tell us a little about your writing? How many books you've written, and what are your favorite genres? Yeah, sure, Neelam. Actually, I started writing since 2011 when like in 2012, my first poetry book got published by the name of Shells and Melodies. Then I wrote another poetry book which done by the name Inside. And then I wrote a novel, my first novel, Shells and Melodies, just before COVID. And now I have published another short story book by the name of Cut and Dry. So these are all my major published books. And I immensely enjoy my journey, as we all do as writers. So, what is your favorite genre? Fiction and poetry are my favorite genres. Um, because fiction is not, according to me, fiction is not only a false story, it also has a lot of truth. So that is my favorite genre. Great to know. So, over to you, Anup. आप मुझे याद है आप एक तरह से मेरे गुरु भी हैं एक चीज में कि आपने मुझे मात्रा सिखाई थी, और मुझे मात्रा का तब तक बिल्कुल ज्ञान नहीं था। मैं एकदम अनभिज्ञ थी कि ये मात्रा क्या होती है। तो जो है आपकी राइटिंग जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे सुनने वालों को तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, I started writing when I was in 5th. That was my first poem which I wrote. And it was so bad कि उसके बाद में किसी को बताने लायक आज भी शर्म आती है उसके बारे में किसी को बताते हुए। पर उसके बाद में एसेज, लेटर्स, आर्टिकल्स ये काफ़ी लिखने लगा। एंड मैगजीन्स में भी छपे, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स में भी आने लगे आर्टिकल्स मेरे। So that continued for a long time, and I was also into writing parodies. कि खुद की पोएट्री वैसे नहीं, but parodies काफी लिखता था मैं, क्योंकि that went well with my basic nature of making light of things. पर फिर उसके बाद में there was a short break, and then 2010 you were the one who practically dragged me into writing once again. और ऑडियंस में जो भी है उनको बता दो कि हर वर्ड्स वर्ड, तुमको क्या हो गया नहीं लिखने को, सब लिखते हैं, तुमको क्या हो गया नहीं लिखने को, लिखना पड़ेगा, चलो लिखो। So this is how she made me write. हाँ, अभी मैं जब साहित्य अकादमी में गई थी तो किसी ने, जो हमारे चेयर थे, उन्होंने ये बात कही कि हर किसी की जिंदगी में एक कहानी होती है, अब आप वो लिखते हैं या नहीं लिखते हैं ये आपकी मर्जी। तो अब बढ़ते सुरेखा की ओर। तो बढ़ते सुरेखा की ओर। सुरेखा, अपने लेखन के बारे में थोड़ा सा आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। तो मेरा तो लिखने का इतिहास बहुत संक्षिप्त है। 2018 में मैंने शुरुआत की, वो भी इसी तरह की एक बार बहुत इमोशनली
आई वॉज ड्रेन्ड, मुझे लगा मैं सब कुछ भूल रही हूँ, कुछ डायरी में लिखती हूँ. सो आई रोट डाउन समथिंग, माई ऑल इमोशनल जो भी मेरा फीलिंग थी अंदर की, वो मैंने लिखी. देन आई शो टू यू एंड माई सम ऑफ माई फ्रेंड्स, तो उन्होंने कहा ये तो कविता लिखी है तुमने. तो वो मेरी पहली कविता थी. तो मेरी प्रथम बुक जीवन के रंग है. उसके बाद फिर मेरा लिखना थोड़ा सा बंद हो गया था. मैं बिजी हो गई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में. लेकिन कुछ एक ऐसा पल आया या जिसमें मेरी जिंदगी में जो हलचल हुई, तो मैंने फिर लिखना शुरू किया. और दूसरी मेरी पुस्तक थी अंतर्मन की गांठें. तीसरा मेरा एक काव्य संग्रह है सप्तरंग. और अभी मैंने एक हाल फिलहाल में ही बुक पाठकों को सौंपी है, वो है अनमोल पल, जीवन के प्रेरक प्रसंग. तो मेरी बस 4 पुस्तकें हैं और इसमें सबसे बड़ा बस हाथ तो नहीं नीलम होता राम का है. सुरेखा, सुरेखा आपको रोकना चाहूंगी, बस नहीं होता, बहुत होता है. और लोगों की सोचिए जिन्हें एक पुस्तक लिखने में भी डर लगता है, क्योंकि वो पहला कदम बढ़ाना ही बहुत मुश्किल होता है, फिर तो आदमी दौड़ने लगता है. तो और मुझे पता है आपसे मेरी बात हो रही थी, आपकी गजल का संग्रह जल्दी ही आएगा. तो कुल मिलाकर आज दोस्तों मेरे साथ जो 3 लेखक कवि हैं, वो लोग अलग अलग विधा में लिखते हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं. आप लोग सब उन्हें जानते हैं और उनमें से कुछ पेज के अभी एडमिन है, कुछ थे और फिर से आने वाले हैं. तो जो है अब मैं एक कुछ सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. एक आपकी जिंदगी के बारे में. आमतौर पर हम जिंदगी के बारे में लोगों से बहुत बात नहीं करते हैं, परंतु हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता है. तो आप लोग तीनों उसके बारे में, आप कुछ ऐसे दौर से गुजर चुके हैं. तो पहले सिर्फ हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप किस दौर से गुजरे. सबसे पहले मैत्री. नीलम, हाँ सच में हम बहुत कम हम बातें करते हैं हमारी लाइफ के बारे में, या फिर क्या हो रहा है उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते. और ये जो चीज़ है जो हम कहते उतार, जिससे मैं गुजरी थी, तो वो था कोविड टाइम्स. मतलब कोविड जो शुरू हुआ, तो हमने बाकी किसी की तरह हमारा हॉस्पिटल बंद नहीं किया. हमने वो कॉन्स्टेंटली शुरू रखा. हम सारी केयर ले रहे थे कि हम बिल्कुल हाथ हमेशा सैनिटाइज कर रहे थे, सारी चीज़ें सैनिटाइज कर रहे थे हम. पीपी किट पहन रहे थे. मतलब जो जो हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने हमारे हॉस्पिटल में इंक्लूड की थी. लेकिन हॉस्पिटल हम बंद करना नहीं चाहते थे. तो वो हम पहला जो साल था उसमें हम बिल्कुल अनस्क्रैच निकल के आए. लेकिन दूसरे साल में जब एंड हो गया, मतलब जब लोग बोलने लगे कि अभी पैंडेमिक खत्म होने वाला है, तभी हमारी पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो गई. और नेचुरली वो हमसे ही हॉस्पिटल से ही वो इन्फेक्शन घर में आ गया था. तो पहले मेरे हस्बैंड अफेक्ट हुए, फिर मैं, फिर उनके पेरेंट्स भी, बिकॉज दे वेर ओल्ड, तो वो भी अफेक्ट हो गए दोनों. तो 4 दिन तो ठीक से गुजरे, हम सब अफेक्टेड थे और मेरे हस्बैंड रिकवर भी होने लगे. लेकिन मेरा सांस एकदम खराब हो गया. सो देन आई हैड टू गो. हमें जाना पड़ा हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में समझा कि ऑक्सीजन बहुत तेजी से गिर रहा है, तो मुझे एडमिट भी कर लिया गया. वैसे 3-4 दिन गुजरे कि ऐसे लग रहा था कि इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन उसके बाद हर दिन वर्सन ही होते जा रहा था. वो हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन होता है, वो भी मेरा नंबर्स खराब आए थे. और फिर वेंटिलेटर पे, मतलब एक हर दिन ऐसे. एक दिन वेंटिलेटर, फिर वेंटिलेटर के बाद में कोविड तो पूरा ठीक हो गया, लेकिन हॉस्पिटल का कोई इन्फेक्शन मुझे आ गया 20 दिन बाद. फिर वापस वेंटिलेटर पे डाल दिया गया. और फिर आगे, मतलब आई वॉज देयर इन द हॉस्पिटल ऑन वेंटिलेटर फॉर 52 days इन टोटल. और मतलब वो बहुत नाइटमेयर ही था. और डॉक्टर्स ने भी ऐसे बोला था कि हम वी कैन नॉट प्रॉमिस एनीथिंग टू यू. एंड बिकॉज आई वॉज अ डॉक्टर एंड बिकॉज आई वॉज कॉन्शियस ऑल द टाइम, मैं कभी भी अनकॉन्शियस नहीं थी. वेंटिलेटर था फिर भी, तो मैं हर चीज सुन रही थी. दैट वॉज द एडेड थिंग विच वॉज हैपनिंग विथ मी. और बहुत ही एंजाइटी भरा और बहुत ही स्ट्रेसफुल वो मेरे लिए दौर था. लेकिन मेरी फैमिली का सपोर्ट था. लाइक माई हस्बैंड वॉज लिटरली बिकम
द पार्ट ऑफ द ट्रीटिंग टीम, और उन लोगों ने भी उनको बिल्कुल वहां पे रहने ही दिया था कि रह जाइए आप। वो खुद डॉक्टर्स मेरी तरफ बहुत मतलब दे यूज्ड टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स, माय हस्बैंड वाज पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो वो बहुत ही 52 दिन का बहुत ही बुरा समय गुजरा। और मैं जब मुझे घर छोड़ा गया तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ छोड़ा गया कि अभी घर जाकर अगर सिलेंडर लगेंगे तो यू विल हैव टू यूज। लेकिन मैजिक की तरह मुझे कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। एंड देन आई स्टार्टेड स्टडीली रिकवरिंग। बट मैं उठने मतलब चेयर से उठ भी नहीं पाती थी। आई वॉज जस्ट लाइक अ वेजिटेबल, मैं बैठी रहती थी। मुझे ऐसे उठाना पड़ता था, लेकर जाना पड़ता था, वापस बाहर ले आना पड़ता था, ऐसे मेरे टाइम जा रहा था। बट जब मैं उठना सीख गई तो मुझे बहुत होप आ गया। मुझे लगा नहीं अब मैं ठीक होने वाली हूँ। सो ऐसे वो मेरा एक जर्नी था, और वो बहुत ही लो था वो टाइम मेरे लिए। लेकिन आई एम थैंकफुल कि वहां से मैं अभी बाहर आ गई हूँ। लाइक बहुत शुक्रिया मैत्री, आपने वो बात साझा की जो कि शायद जिसको साझा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों को होती है, परंतु आपकी जर्नी से और लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे ये समझते हुए आप हमारे सभी दर्शकों के साथ ये साझा कर रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं सुरेखा की ओर बढ़ूंगी। सुरेखा, आप किस दौर से गुजरी हैं? क्योंकि आपने अपनी कहानी को, इस क्षण की कहानी को एक किताब का भी रूप दिया है। जी, तो मेरी कहानी, ये आप कह सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी के बारे में बात करते हैं या अपने बारे में ही सोचते हैं, तो हमें लगता है कि दुनिया भर को वो हो सकता है लेकिन हमें नहीं होगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई बीमारी, तो हमें लगता नहीं उसको हुआ है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये हमें भी हो सकती है। तो मेरी कहानी भी कुछ ऐसे ही है। 1 साल तक मुझे लंप था, तो टेस्ट वगैरह मैं सब करा रही थी। मेरे कभी भी दिमाग में नहीं आया कि ये भी कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर का रूप हो सकता है। मैं सर्जन को दिखाती रही, सब टेस्ट होते रहे, सब कुछ ठीक था। 1 साल ऐसे ही बीत गया। अचानक मैं ऑन्कोलॉजिस्ट से मिली, उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये आपको लंप निकाल के देखेंगे, लंपेक्टमी करेंगे। तो वो मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन था। मैं तो ऑपरेशन से ही डरी थी, बाकी मुझे कुछ पता ही नहीं था। मैं तो बेफिक्र कि मैं तो सब ठीक है, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, आई एम हेल्दी, एंड मेरी फैमिली में भी ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरा लंपेक्टमी हुआ तो रात के 12 बजे डॉक्टर साहब आए मेरे कमरे में। जब एनेस्थीसिया का थोड़ा होश मेरा थोड़ा थोड़ा आ गया, तब उन्होंने कहा कि सुरेखा, लगता है एक ऑपरेशन और करना पड़ेगा। तब भी मुझे समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि आपको DCIS है। तो DCIS हमें समझ में नहीं आता ये क्या होता है। देन जब थोड़ा होश और आया, तो फिर जब आप गूगल देखना शुरू करते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये तो एक टाइप का कैंसर है। और जब पता चला तो आप सोच सकते हैं कि ये बिलीव करना कि ये आपके साथ है, ये बहुत मुश्किल था। इसको एक्सेप्ट करना, फिर उसका सामना। पहले तो आप सुन के ही पूरे डाउन हो जाते हैं कि आपको ये बीमारी है। उसके बाद आपको लड़ाई तो उससे आप बाद में करेंगे, इमोशनली और फिजिकल लेवल पे लड़ाई बाद में। पहले तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है। तो कुछ समय हमें लगा, बच्चों को बताना, घर में बाकी लोगों को बताना, और तब ऐसा भी लगता था कि मुझे क्यों हुआ, मैंने क्या किया है। ये सब सवालों के साथ धीरे धीरे एक्सेप्ट किया। जब मेरी फाइनल रिपोर्ट आई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, आपको एक आपका ब्रेस्ट पूरा निकालना पड़ेगा, मेस्टेक्टमी करनी पड़ेगी, जिससे आप आगे सेफ हो सकते हो। तो वो मुझे लगता है कि पहली बीमारी से भी ज्यादा इमोशनली मुझे वो ड्रेन कर गया। बीइंग अ वुमन मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। मैं सभी से कट ऑफ हो गई थी, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था। फैमिली वाले भी कोई बोलते थे अपना ध्यान रखो, वो शब्द सुनते ही मेरे आंखों से आंसू। तो आई हैव स्टॉप्ड। फिर जब ऑपरेशन हो गया, लोग पूछते हैं कहाँ। मैं जनरली लोगों से मिलती रहती थी, कई दिनों से मिली नहीं थी, तो लोगों के फोन, पीपल वर कंसर्न। तो मुझे बताना तो था, और हर किसी को बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि एक एक को मैं बताऊं कि मैं लास्ट 2 मंथ्स किस परेशानी से गुजरी हूँ। क्योंकि इसमें ये होता है कि आपका एक टेस्ट हुआ,
उस टेस्ट की रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद वो दूसरा टेस्ट करते हैं, दूसरे के बाद तीसरा करते हैं, फिर कोई डिसीजन, फिर उसके बाद टेस्ट। तो ये लंबा प्रोसेस होता है जिसमें आपको लगता है कि आप एक लेवल तक पहुंच गए हैं। फिर पहली बार मुझे लगा कि लोगों को बताना है, और आपसे भी मैंने सलाह ली। तो मैंने फिर फेसबुक पे डाला, लेकिन उसको भी जो मैंने पोस्ट डाला था उसको मुझे एडिट इतने बार किया, मतलब जो एंड में मैंने डाला था वो, मतलब उसमें तो कुछ था ही नहीं, सब कुछ एडिट कर करके, जो फियर, आउट ऑफ फियर, आउट जो भी था। फिर जब मैंने एक बार एक्सेप्ट किया, लोगों से खुल के बात की, तो मैं आज स्टेज पे हूँ। मेरा फॉलोअप चल रहा है। फ्रंट एंड में तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन बैक एंड पे मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। मेडिसिन के जो भी साइड इफेक्ट्स हैं, हार्मोनल इम्बेलेंस है, या जो भी चीज आप कहें बॉडी को मेडिसिन प्रॉपर जाने में, तो रेगुलर फॉलोअप चल रहा है। ये मेरी कहानी है। बहुत हिम्मती हो सुरेखा। और यूं तो कल ही हमने हक किया था, पर मुझे एक बार फिर से तुमको हक करने का मन कर रहा है। अनूप, आप अभी अभी किसी मुश्किल दौर से गुजरे हैं, कुछ बताएंगे? हाँ, अभी तो खैर कैंसर मुझे भी हुआ। इसका बॉवल का थोड़ा इंटेस्टाइन का टुकड़ा निकाल दिया उन्होंने, पर उसका कुछ ज्यादा कुछ मेंटल कोई उसका ऐसा कुछ पड़ा हो मुझ पे, ऐसा मुझे दिखता नहीं था। बीच बीच में थोड़ा अप्स एंड डाउन होते थे, पर ऐसे कोई खास उसकी बड़ी हो चिंता हो ऐसा भी नहीं था। मेरे साथ जो किस्सा जो था वो 2010 के आसपास का था, कि उस समय आई वॉज एक्चुअली अ वर्कaholic। मेरा ऑन एन एवरेज 100 प्लस आवर्स जाते थे, 110 आवर्स पर वीक ऑफिस में जाते थे। तो मैं उस तरह से था, तो एक तरफ बर्नआउट का भी था उधर, वहां पे दूसरे और भी फैमिली इश्यूज थे, मेरे लड़के की हेल्थ की इश्यूज थे। तो सब मिलाकर इतना उसका स्ट्रेस और वो इतना ज्यादा था कि फाइनली इन 2013 आई हैड टू सीक साइकेट्रिक एडवाइस। उस समय उनको दिखाना पड़ा, और उस समय सिचुएशन ये थी कि ये क्या होता है, इतना तो अपने को कुछ भी आइडिया नहीं था। तो आई जस्ट वेंट टू द डॉक्टर हु हैड बीन ट्रीटिंग माय सन, और वो इंटेंसिविस्ट थे वहां पे सामने हॉस्पिटल के। उनको मैंने बताया कि ये ऐसा ऐसा सिचुएशन है। उन्होंने कहा कि ये मेरे लाइन की चीज नहीं है, मैं इसको हेल्प नहीं कर सकूंगा, पर आपको मैं सही डॉक्टर के पास भेजता हूँ। दैट वाज अ सैटरडे। और उन्होंने उस समय जो उन्होंने इसको साइकेट्रिस्ट को, उनको क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट को दिखाया, उन्होंने बोला, तो आई रिमेम्बर कि वो हमारे सामने ही बात कर रहे थे, तो जस्ट पिक्ड अप द फोन एंड सेड कि रेनू, दिस इज एन इमरजेंसी केस, यू हैव टू कम टुडे। तो immediately within 2 hours the psychiatrist came. Then we spent 4, 5, 6 hours that day with I spent with her. उसके बाद में every second day I was visiting her. धीरे धीरे वो कम होते चला गया। अभी मैं कुछ 2-3 साल से उससे मिला नहीं हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि आई शुड बी रीचिंग आउट टू हर, आई शुड बी मीटिंग हर। पर यस। अब ऐसा नहीं लगता है कि कोई कुछ इतना क्या है, चलो कभी भी मिल लेंगे, चले जाएंगे, एक बार देख लेंगे। पर अब इतना नहीं लगता है। वो इतना जो टाइम था, वो दैट टाइम वाज टेरिबल। एंड writing was basically what brought me out of that. With her advice, of course, there was a major this thing, but writing, I believe, was a big part of what helped me come out of that. Yes, you have come to the point for the panel discussion. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मैत्री सुरेखा के आंखों में हल्की सी नमी है, और Yes. वो पलों को याद करते हुए। और अनूप हंस रहा है, पर उस नकाब के पीछे भी एक दर्द है। तो कुछ नहीं, नकाब जो है वो नकाब कुछ मानेगा नहीं। नहीं, वो मानेगा नहीं, मुझे पता है, बट है। और उस दर्द को मैं पहचानती हूँ। तो जो है, साथियों, आपको बताना चाहूंगी कि ये तीनों हमारे असली योद्धा हैं, जो कि एकदम वहां से जाके लौटे हैं। यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकली या
मीन्स कुछ ऐसे, मैं ये शब्द नहीं कहना कहूंगी कि मौत के मुंह से निकले हैं, पर मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी हम ऐसी बीमारी से गुजरते हैं तो वॉइड्स होते हैं, इमोशनल वॉइड्स होते हैं। तो वो उस इमोशनल वॉइड को उन्होंने अपनी हिम्मत से धीरे 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 करके यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो जैसे कि अनूप ने कहा, और आज के हमारे पैनल डिस्कशन का टॉपिक भी है कि क्या आपको लेखन ने कुछ मदद की आपके इस दर्द से निकलने के लिए। तो सबसे पहले अब मैं इस बार सुरेखा से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपको लेखन ने मदद की क्या और किस तरह? ये तो मैं कहूँगी कि लेखन ने मुझे बहुत मदद की। जब आप किसी तरह कठिनाई में या परेशानी में या किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, तो आपको लगता है आप हार चुके हैं, किसी का सामना नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे पहले मोटिवेट किया मेरे सर्जन ने, डॉक्टर हरित चतुर्वेदी ने। जब उनके पास में एकदम हताश होकर गई थी कि मुझे क्यों हुआ, तो ही सेड कि अवेयरनेस की कमी है। मैंने कहा मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे घर वाले भी सब पढ़े लिखे हैं, मैं डॉक्टर के पास जाती रही हूँ, फिर क्यों? उन्होंने कहा नहीं, फिर भी इसको सही दिशा में ले जाने के लिए अवेयरनेस की कमी है। और सुरेखा, तुम क्यों नहीं लिखती हो अपने बारे में कि लोगों को अवेयर करो? मैंने कहा ठीक है, मैं लिखती हूँ। उनकी बात मुझे भा गई। तो मैंने जब हॉस्पिटल में थी, इवन ऑपरेशन टेबल पे जाने से पहले भी मेरे आप था कि लिखना है। तो मैं थोड़ा कुछ भी इवेंट्स जो होते थे, अपनी आप बुक में पढ़ेंगे तो इतने बजे मुझे मेडिसिन दिया, इतने बजे मुझे ये किया, तो वो मैं इवेंट्स लिखती रहती थी। तो उससे मुझे ये फायदा हुआ कि जो मुझे टेंशन था, मतलब पहले में नहीं, सेकंड वाले में, जो जाने से, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले का जो टेंशन होता है, वो बहुत कम हो गया था। और उसके जो मैं ऑब्जर्व करती थी, थोड़ा सा लोगों को मुझे लिखना था, तो मैं आई यूज्ड टू ऑब्जर्व कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं या वहाँ का माहौल कैसा है। तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया। और दूसरा, जब मैं ऑपरेशन के बाद भी निकली, तो मेरा राइट साइड ऑपरेशन हुआ था, तो मैं हाथ नहीं चल पाता था मेरा। एक तो वैसे ही आपको पता होगा, जब लिम्फ नोड्स वगैरह थोड़े निकल जाते हैं तो इश्यू रहता है, हाथ नहीं चल पाता। तो मैं लिखने के लिए क्या करती थी, रात में, बेटी मेरी 12th क्लास का एग्जाम दे रही थी, बेटा मेरा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में था, हस्बैंड मेरे को देखते थे, तो ये तीनों इतने परेशान थे, तो मैं अपना किसी और को और कितना परेशान करूं? मेरी बीमारी से तो पूरा परिवार ही परेशान था। तो मैं रात में कंप्यूटर के पास चली जाती थी और अपने मन में जो भी आता था, क्योंकि मैं बोल के लिखती थी, मैं हाथ, मेरा चलता नहीं था सीधा हाथ, तो मैं कंप्यूटर को बोलती थी, वॉइस टाइपिंग के जरिए मैं अपना लिखती भी थी, और मेरे जो भी इमोशंस, स्ट्रेस, वो पूरा का पूरा कंप्यूटर सुनता था और टाइप करता था। तो लिखने ने मुझे इतना हेल्प किया कि मुझे लगता है कि शायद जो मुझे ज्यादा समय लगता अपने आप को संभालने में, तो लेखन ने मुझे बहुत बहुत हेल्प किया। कि मुझे लगता था कि मैं कंप्यूटर को अपनी बात सुना रही हूँ, समझा रही हूँ, और वो बिना कोई प्रश्न के मेरी बात, मेरी जो भी भावनाएं हैं, मेरी जो भी परेशानी है, कभी दर्द है, रात में नींद नहीं आती थी मुझे, मेडिसिन के साथ मेरा मतलब पता नहीं क्यों इतना सेट होने में बॉडी को और नींद को दिक्कत होती थी कि रात रात को मेरी नींद, पूरा परिवार सो रहा है लेकिन मैं जगी रहती थी। तो कंप्यूटर के पास जाके अपना वही लिखने का काम करती थी। तो सुबह मैं, जैसे फैमिली वाले थोड़े से निश्चिंत होते थे कि हाँ ठीक है सुरेखा, अदरवाइज वो पूरा जो स्ट्रेस है वो फेस पे आती थी। तो लेखन तो बहुत हेल्प किया, और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माय डॉक्टर, जिन्होंने मुझे बोला कि सुरेखा तुम्हें अवेयरनेस के लिए लिखना है, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ इसने मुझे हेल्प किया, मुझे इस बीमारी से ओवरकम करने में। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं बाहर निकलती थी तो मुझे बहुत कॉन्शियस होता था, मैं ऑफिस जाने के लिए मुझे लगता था मैं कैसे फेस करूंगी, लेकिन जब एक बार मैंने लिखा, लोगों के सामने आई, तो अब मैं बिंदास ऑफिस जाती हूँ। क्या फर्क पड़ता है, शरीर है, किसी ना किसी का कोई पार्ट अगर जरूरत है तो है, नहीं जरूरत है तो नहीं है। तो नाउ आई एम हैप्पी, आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ। मैंने, क्योंकि लिखने के साथ साथ जब आप लिखते हो तो दो चीजें करते हो, आप पे एक स्ट्रेस निकलता है,
दूसरा, आप धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, नाउ आई एम हैप्पी। ग्रेट, ग्रेट सुरेखा। ओके। यहाँ मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी कि गायत्री जोशी कह रही है मन दुखी हो गया। गायत्री, ये हुआ निगेटिविटी की ओर बढ़ना। तो आप इसको, जो भी लाइफ में सिचुएशन आए, कभी अच्छी होंगी कभी बुरी होंगी, तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आपका नजरिया कैसा है। अगर बहुत सही। आप मन दुखी हो गया करते रहेंगे, तो कभी आप खुशी नहीं ढूंढ पाएंगे। और आप सोचेंगे कि इसके बावजूद मुझे जीना है और आगे बढ़ना है जिंदगी में, तभी आप जिंदगी जिएंगे। और अनूप जलान से इस कमेंट के बारे में मैं पूछना चाहूंगी कि आपके क्या विचार है। मन दुखी हो गया ये कमेंट के बारे में, नहीं, तो मेरा इसमें ये मैं यही कहना है कहूंगा कि कि भाई दुखी होके जीना चाहिए, खुश होके जीना चाहिए। और अगर खुशी की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो कैसे बढ़ेंगे? क्या लेखन उसमें कुछ आपकी मदद करता है? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि हेल्प बहुत की है। मतलब मैंने आपको बताया जैसे कि मैं जो मेरे जो साइकेट्रिस्ट थे उनके पास गया, तो थोड़े दिन तो उन्होंने सिर्फ मेडिसिन दिया और बस कीप टॉकिंग। वो खुद कुछ भी, शायद 2 घंटे अगर हम साथ में बैठते तो मुश्किल से 5 सेंटेंस कुछ बोलती होगी। सारे टाइम बस मुझे ही था कि कीप टॉकिंग कीप टॉकिंग। तो एक तो वो था कि बोल के वो जो चीज जो है अंदर की वो सारी बाहर आती थी, क्योंकि उस समय और किसी से बात करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो उसके सामने जो आया मन में बोलता चला गया, उससे दैट वाज द फर्स्ट कैथारसिस। फिर उसके बाद में उसने बताया कि अब तुम लिखना शुरू, बोले तुम पेपर पे लिखो और उसके बाद में लिख के उसको फाड़ के फेंक दो। रखने की कोई जरूरत नहीं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, बट यू राइट। पर क्या, अपने तो होशियार आदमी है ना। डॉक्टर बोलती है उसका क्या है, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। क्या फर्क पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है लिखने का। आई नेवर बॉदर टू राइट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। पर फिर बाद में धीरे धीरे एक चीज हुई कि एक तो एज इट इज मेरे को पेपर से लिखने की आदत मेरी कब की छूट चुकी थी। जब से कंप्यूटर का इंडस्ट्री में गया तब से पेपर पे राइटिंग लिखने की तो आदत ही नहीं थी। तो कंप्यूटर पे लिखता था नोट्स, फिर उनको नोट्स को डिलीट कर दिया, विच वाज इक्विवेलेंट ऑफ राइटिंग पेपर पे और फाड़ के फेंकना। कभी उसने कहा कि जस्ट राइट, मन में आया, डोंट बॉदर कि कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। यू वांट टू राइट, यू राइट। कुछ भी है तुम उसकी चिंता मत करो कि लोग क्या सोचेंगे। यू वांट टू राइट, यू राइट। तो वो चीज के ऊपर भी था। पर क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर भी काफी कुछ था। पर व्हाट आई रियलाइज कि वो एक बार टेम्पररी रिलीफ उससे मिलती थी। पर टेम्पररी रिलीफ के बाद में एक बार वो लिख के पोस्ट कर दिया, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 2 घंटा अच्छा लगता था, फिर वापस वहीं का वहीं। तो उसके जो आउट ऑफ द वे, उससे जो बाहर निकलने का जो रास्ता था, वो अनजाने में मुझे मेरे जो काव्य गुरु हैं डॉक्टर त्रिपाठी, उन्होंने मुझे, तिवारी जी, उन्होंने सिखाया ये। उन्होंने जब कभी मैंने उन एक वर्कशॉप उनके उन्हें घर पे बुलाया था उस समय के, घर पे वर्कशॉप की थी कि पोएट्री कैसे लिखना। तो पोएट्री लिखने के अंदर उन्होंने एक चीज हमको जो बताई, 2-3 चीजें उसमें थी कि सबसे पहली बात कि बोले जो इमोशनल मोमेंट है उस समय कोई पोएट्री नहीं लिख सकता। बोले आप, जो आदमी तलवार लेकर युद्ध में लड़ने गया है वो उस समय वहां पर काव्य कविता नहीं सोचेगा। पर जब वो एक बार से घर पर आ गया तब उसको रिलीव दैट एक्सपीरियंस, और उस समय उस एक्सपीरियंस को यूज करके उसके ऊपर से आप लिखोगे, तब आप बराबर लिख सको। आप चाहो कि उसी समय अगर मैं लिखूं तो वो चीज कभी आपकी चलने वाली नहीं, होने वाली। तो दो दूसरी अलग चीज अलग विचार में, दो अलग अलग विचार सामने आए। सुरेखा ने कहा कि वो उसी समय लिखती थी, अनूप ने कहा वो बाद में लिखता था।
पर नहीं, लिखते उसी दो। समय लिखते थे वो रेंट जो था कि उस समय जस्ट लेटिंग इट आउट, वो एक चीज थी, पर जो क्रिएटिव राइटिंग थी वो दूसरी चीज थी, वो दूसरी चीज हो गई। ओके, तो वो आप दूसरी इसको चीज दो, टू डिफरेंट राइटिंग को आपने दो हिस्सों में बांट दिया, एक उस समय का दर्द और बाद में क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी हेल्प इन द लॉन्ग टर्म, जो उसका क्या बोलना चाहिए, ट्रीटमेंट या उसका रिजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज। आपको एंड क्रिएटिव एंगल ने हेल्प किया वो और जो सुरेखा शॉर्ट को। टर्म जो था वो इमीडिएट रिलीफ, वो उस चीज से थी, जो इमीडिएटली जो बोला उससे शॉर्ट टर्म रिलीफ थी, और क्रिएटिव जो राइटिंग थी उससे लॉन्ग टर्म। ग्रेट, ग्रेट। दोनों पर्सपेक्टिव्स मुझे बहुत अच्छे लगे। और अब मैं बढ़ना चाहूंगी डॉक्टर मैत्री की ओर। तो मैं देख रही हूँ कि मैत्री भी जब से, यानी तीनों में मैंने एक कॉमन चीज पाई थी, जिसलिए आप तीनों को मैंने यहाँ आज आमंत्रित किया था कि आप जब मुश्किल दौर से गुजरे, उसके बाद मुझे कुछ यूं महसूस हुआ कि आप लोग की एनर्जी कुछ डबल हो गई है। तो जो है, ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी और उसको मैं वर्ड्स नहीं दे पाती थी, और अचानक मुझे वर्ड्स मिल गए इसके लिए। और ये हमारा जो है एडवर्सिटी टू आर्ट राइटिंग्स रोल इन मैनेजिंग इलनेस, ये अचानक मेरी आंखों के आगे टॉपिक आ गया, और इसमें आज हम इसलिए इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो डॉक्टर मैत्री का जो दुगना जोश था, उसमें डॉक्टर मैत्री ऑलरेडी एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, और मैंने देखा कि वो धड़ाधड़ जो है साइकोलॉजी में भी उन्होंने पीजी डिप्लोमा किया है। हाँ, आई हैव डन एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, मतलब मास्टर्स किया पहले और फिर पीजी डिप्लोमा भी किया। सो आई हैव डन बोथ द थिंग्स इन ओके, साइकोलॉजी। तो इसीलिए मैं आपसे ये प्रश्न पूछने के लिए सबसे आपको आखिरी में आमंत्रित कर रही हूँ। इस प्रश्न के आपके लिए दो हिस्से रहेंगे कि आपको क्रिएटिव राइटिंग ने हेल्प किया क्या और कैसे किया, और दूसरा एक साइकोलॉजिस्ट की नजर से भी अगर आप इसको थोड़ा समझा पाए तो बहुत अच्छा लगेगा। सो नीलम, ये बहुत ही मतलब एक्चुअली दुखी होने से ज्यादा मुझे अब मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस नजर आता है। जब भी मैं वहां पे एडमिट हो गई और मैं हर दिन मैं वर्सन हो रही थी, तो मैं देख रही थी, और जैसे जैसे मैं वर्सन हो रही थी तो मुझे पता तो चल रहा था क्योंकि मेरे सामने सब कुछ हो रहा था, और उसके साथ साथ मेरी एंग्जाइटी काफी बढ़ रही थी। मतलब आई वॉज प्रिटी एंशियस कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तो फिर आई वॉज ऑलरेडी अ साइकोलॉजिस्ट, पीजी डिप्लोमा मैंने बाद में किया, लेकिन मैं मेरा मास्टर्स पहले हो चुका था और मैं एक तरह से प्रैक्टिस भी कर ही रही थी। सो आई वॉज अ साइकोलॉजिस्ट। तो मैं हर बार जब मेरे मन में ये आता था कि अब मैं विल आई नॉट लिव आफ्टर द एज ऑफ 49, मेरा क्या होगा, क्या मेरी उम्र 49 ही रहेगी, तो मैं अपने आप को हर बार एवरी टाइम यूज टू कम इन टू माई माइंड, तो मैं अपने आप को बोलती थी कि नहीं, तुम्हें ये करना है, नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें साइकोलॉजी की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें राइटिंग करना है, बहुत राइटिंग करना है अभी तुम्हें, और तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें करनी है। मतलब एवरीथिंग दैट हेल्ड मीनिंग इन माई लाइफ, मैं अपने आप को वो मीनिंग बार 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 बार, जब भी निगेटिव थॉट्स आते थे तो मैं पड़े पड़े भाग नहीं सकती, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, तो मैं अपने मन ही मन में ही मुझे सब कुछ करना है। तो मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को हर निगेटिव थॉट के बाद मैं अपने आप को ये बताती थी कि मुझे ये करना है। तो मेरा एक नया घर भी बन रहा था, तो मैं अपने आप को बोलती थी कि नहीं, वो घर में मुझे रहने जाना है, मुझे साइकोलॉजी, लोगों को मदद करनी है साइकोलॉजिकली, मुझे एंटरटेन करना है लिखकर, और मेरे बहुत सारे काम बचे हैं और मुझे करने हैं। और काफी बार तो मैं बहुत छोटी छोटी चीजें भी याद करती थी कि मैंने कुछ खाने में बना दिया तो सब कितने खुश होते हैं, तो मुझे खाना बनाना है, तो मुझे घर जाकर कुछ ऐसे करना है जो मैं जब करती हूँ तो सबको पसंद आता है। तो क्योंकि मुझे मेरे पास बहुत घंटे थे दिन के, 16 घंटे में क्या करती, पड़े पड़े में क्या करती, तो मैं कॉन्स्टेंटली अपने आप को ये थॉट्स देती थी। फिर भी आई विल नॉट से कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मेरी एंग्जाइटी जा नहीं रही थी, लेकिन मेरा टाइम जा रहा था अपने आप से ये बातें करते 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 करते। एंड देन फाइनली ये बात, सबसे पहले ये बात आती है, जैसे सुरेखा जी ने कहा ना कि जब आपको कुछ हो जाता है तो मैं क्यों, तो हमें इतना ऐसे सेंसलेस लगने लगता है कि ये सारे ठीक हो गए, मेरे फ्रेंड्स ठीक हो गए, वो अपने 7-7 दिन में ठीक हो गए, दे आर नाउ फाइन, माई हस्बैंड इज ऑल राइट, और फिर मैं क्यों, मतलब वाई एम आई कॉट ओवर हियर। और ऊपर से कोविड खत्म होने के बाद ये और एक इन्फेक्शन मुझे हो गया, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब
उसका कोई सेंस ही हम नहीं लगा सकते। मतलब अब मैं जो करना चाहती हूँ कि मुझे याद आया कि मैंने कॉकरोच मारा था, तो मुझे मैं कॉकरोचेस मारती हूँ तो इसलिए मुझे सजा मिल रही है। हम इतनी हम इतनी सेंसलेस बातें सोचते हैं पड़े पड़े कि अभी मुझे मेरी सोच पे भी काफी बार हंसी आती है कि मैं क्या सोच रही थी कि, और मैंने ना उस कॉकरोच को काफी बुरी तरह से मारा था कि मैंने उसको गैस में जला दिया था कि, तो आई फील कि आई वाज इविल, आई वाज विकेड, तो इसलिए मुझे सजा मिल रही। सो वो समय थोड़ा सा कॉमिकल भी होता है कि हमारी सोच बहुत ही स्क्यूड हो जाती है क्योंकि हम किसी से बात नहीं कर पाते। और लेटर मेरा लिखना इस तरह से शुरू हुआ कि माय हस्बैंड वाज अलाउड इनसाइड आफ्टर अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब आखिरी के 10 दिन जब समझ में आ गया कि नाउ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ही वाज अलाउड इनसाइड। तो मैं उनको लिख के सारी चीजें बात करती थी। तो मुझे लिखना आता नहीं था, बट एवरीथिंग आई यूज्ड टू हैड टू राइट एंड लाइक टेल हिम। तो मैं हर क्वेश्चंस उसमें से पूछती थी, उसको समझ में नहीं आता था हैंड राइटिंग क्योंकि बहुत ही अजीब था, तो लेकिन लिखने के सिवाय दूसरा कोई ये नहीं था। और सुरेखा जी ने जो बोला कि किसी से मिलने का मन नहीं करता है, और ये भी बात बिल्कुल सही है, हम एक तरह से एक शेल में चले जाते हैं। तो आई ओनली सेड कि मुझे सिर्फ मेरे हस्बैंड से मिलना है, बाकी मुझे मेरे इसमें आईसीयू में किसी को भी एंट्री नहीं देनी है। ओनली वन पर्सन आई वांट टू मीट एंड दैट इज माय हस्बैंड। तो और उसको मैं जाने नहीं देती थी कहीं पे भी, ही वॉज नॉट सपोज टू बी गोइंग एनीवेयर। तो और बाकी किसी से मुझे सच में नहीं मिलना था, और ये कॉमन फैक्टर है कि हम किसी से मिलना नहीं चाहते। और लिखने के बारे में अगर आप बोले तो ऐसे था कि लिखना मैंने व्हाट आई वेंट थ्रू उसको सेंस, मतलब उसको एक सेंस देने के लिए मैंने लिखा, क्योंकि जिसका कोई मतलब नहीं है वो ह्यूमन माइंड ले नहीं सकता, मतलब दैट पर्सन कैन नॉट एसिमिलेट एक्सेप्ट। तो हमें कि मैंने इस सारे इलनेस से मैंने क्या सीखा, तो मुझे ये इसमें से जो सीख मिली वो मैंने ऑन द एज करके, छोटा सा ही है वो, मतलब बहुत लंबा अकाउंट नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट 35-40 पेजेस का अकाउंट है, पर मैंने लिखा और मैंने आई मेड सेंस ऑफ व्हाट आई वेंट थ्रू फॉर दोस 52 डेज। तो इस तरह से, और जब मैंने लिखा नहीं था तो मेरा मन कॉन्स्टेंटली एक तरह के सर्कल्स में जाता था, लेकिन जब मैंने वो लिखा तो मैंने वो फिर बाहर निकल गया, तो वो सर्कल्स में जाना फिर मेरा बंद हो गया वो लिखने के बाद। सो ये मेरा लिखने से मुझे फायदा हुआ कि वो निकला मेरे अंदर से। और वो जो बाद में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो कुछ दिन तक मेरा कॉन्फिडेंस भी लो हो गया था, मैं अकेले कहीं जाने से डर रही थी, बाहर जाने से डर रही थी, ट्रैवल करने से डर रही थी। तो नीलम, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैं दिल्ली आई थी, तो मैं हिम्मत करके वो इसमें आई थी, LWG लिट फेस्ट जो साहित्य अकेडमी में हुआ था। बिल्कुल तो मेरी बिल्कुल हिम्मत, बिल्कुल। हाँ, तो मेरी हिम्मत जुटा के मैं आई थी कि नहीं, मुझे अकेले ट्रैवल करना है, क्योंकि मेरा और पूरा उसमें इतनी मेहनत भी की थी, उसमें इतनी हाँ मेहनत भी की थी। सो वो था। और फिर वो धीरे धीरे लिखते 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 फिर, बिकॉज आई वेंट ऑन मेकिंग सेंस ऑफ माई सफरिंग, मैंने उसको एक मीनिंग दिया, तो फिर वो निकल गया। तो इस तरह से मुझे बहुत बढ़िया, लिखने से मदद हुई। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप लोग में से जो भी सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं जो कि आपके चाहत के अनुरूप नहीं है, तो शायद कहीं ये आप लोगों को मान लेना चाहिए कि ये इसीलिए हो रही हैं कि भगवान जानता है। मैंने पहले, मैं भी ये बात भगवान और ये सब बातें नहीं मानती थी, पर अब मैं भी मानने लगी हूँ कि भगवान जानता है कि किसको दुख दिया जाए तो वो उससे भी निकल जाएगा, और जो है और जोशीला हो जाएगा। जैसे आज के हमारे तीन, मैं इनको वॉरियर हीरोज बोलूंगी, डॉक्टर मैत्री, अनुप जालान और सुरेखा साहू, जो कि तीनों मुझे बहुत प्रिय हैं। तो अब जो है यानी कुल मिला के ये हमने दो तीन बातें इस पैनल डिस्कशन में अभी तक समझी कि आप तीनों बहुत अच्छे लेखक हैं, लेखक उर्फ कवि। आप तीनों किसी संकट से गुजरे, आप तीनों को लेखन ने मदद किया, और आप तीनों उसके बाद कुछ डबल जोश वाले हो गए, डबल ट्रिपल चौबल मुझे नहीं पता, पर एटलीस्ट इंक्रीज हुआ। तो अब बात आती है आगे की। तो
इसमें मैं सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहूंगी कि अनूप से, कि आपको क्या लगता है कि आप जिस दौर से गुजरे और आपका लेखक या कवि होने का जो एक रूप है, दोनों को आप आगे कैसे ले जाएंगे? देखिए, एक्चुअल में जो मुझे जानते हैं उनको शायद थोड़ा अचंभा होगा कि मुझे कविता पोएट्री लिखने में इतनी कोई रुचि, उतना कोई इंटरेस्ट है नहीं। लिखता हूँ, मन करता है, लिखता हूँ, जरूर लिखता हूँ, सुनाता हूँ, सब करता हूँ, पर मेरा मेन इंटरेस्ट जो है वो उस तरफ नहीं है। मेरा मेन इंटरेस्ट जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स पर, तो वो मैं लिखता हूँ रिसर्च दूसरा आर्टिकल्स पर, इंटरेस्ट क्या है? सुन नहीं पाई मैं। रिसर्च आर्टिकल्स पे। ओके। हाँ, जो या तो मेन वो जो भी एक मेरा तरह से इंटरेस्ट, लिखना ही हुआ ना, वो भी लिखना एक ही तरह है, से। हाँ। लिखना ही है, बट नॉट पोएट्री। तो आई एम लिमिटिंग माई सेल्फ टू राइटिंग राइट नाउ। तो राइटिंग में दैट इज द मेन थिंग। पर हर बार आदमी एक ही एक चीज नहीं कर सकता, एटलीस्ट मेरे जैसा आदमी वो नहीं कर सकता। आई नीड दैट। तो इसके लिए वहां पर वो भी है, स्टोरीज भी है, और पोएट्री भी है, सब है। बट स्टिल गोइंग फॉरवर्ड मेरा ज्यादा फोकस रहेगा ऑन द रिसर्च आर्टिकल्स रादर देन पोएट्री या स्टोरीज। तो अनूप, ये समय ऐसा भी होता है जब हम अपने आप को टटोलते हैं। हम कई जगह बढ़ते हैं आगे, कुछ जगह हमको आगे और जाने का मन नहीं करता तो हम अपना कदम पीछे कर लेते हैं, और कुछ चीजें हमको एनकरेज करती रहती हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस चीज को हमने छोड़ दिया था हम उस ओर भी वापस चले जाते हैं। तो वापस जाते हैं, फ्यूचर तो बिल्कुल सही। अनप्रेडिक्टेबल है, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। पर हाँ, एक बात तो पक्की हो गई आपकी बातों को सुन के, कि आप आगे भी लिखते रहेंगे। विधि कोई भी हो वो सकती पक्का, है, विधान कोई भी हो सकता है, पर आप लिखते रहेंगे। बिल्कुल। मैत्री, आप क्या कहना चाहेंगी? सो या डेफिनेटली लिखना तो मेरे लिए इट्स लाइक सेकंड नेचर। मतलब वो हो गया है। जैसे मैंने कुछ कंस्ट्रक्टिव बचपन में नहीं लिखा था, लेकिन लिखना इज द ओनली थिंग दैट हेल्प्स मी एक्सप्रेस। तो लिखना तो मैं लोगों को दिखाऊं या ना दिखाऊं, लेकिन लिखना तो मेरा नहीं छूटेगा, दैट इज फॉर 100% श्योर। और मैं लाइफ का सेंस ही लिखने से बनाती हूँ। जो इतनी स्पीड से चीजें हमें हमारे आजू बाजू में होती है, तो ह्यूमन माइंड कैन नॉट जस्ट टेक इट कि रैंडमली चीजें हो रही है, ऐसे नहीं है। वो एक नेचुरल स्टोरी टेलर है। वो अपनी खुद की भी एक कहानी बनाता है और हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं उसकी भी कहानी बनाता है। तो वो नेचुरल स्टोरी टेलर मेरे अंदर ही है, मैं खुद को ही कहानी सुनाती हूँ। तो फिर मैं लिखने से ही वर्ल्ड का सेंस बनाती हूँ। तो आई कांट स्टॉप राइटिंग, दैट इज फॉर श्योर। अब जैसे आपने बोला, तो फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल जरूर है, लेकिन अभी तो मुझे मेरे फ्यूचर में लिखना नजर आ रहा है ऐसे। बहुत बढ़िया मैत्री। और अब मैं सुरेखा से वही प्रश्न करना चाहूंगी कि क्या फ्यूचर में क्या? देखिए, मैं बताना चाहूंगी, इस बीमारी के बाद ये कह सकते हैं कि ये भी एक तरह की ब्लेसिंग है कि इससे मेरे जीने का नजरिया बदल गया। अब मैं हर पल की कीमत जानती हूँ। अब मैं पीछे देखती हूँ तो सोचती हूँ मैं कैसे दिन बिता रही थी। अब मेरा हर कुछ करने का मन करता है, खुश रहने का मन करता है, मतलब जो भी नहीं किया है वो ट्राई करने का मन करता है। जो पहले क्रॉकरी में अंदर सहेज के रखती थी, या जो कपड़े में अलमारी में कोई देता था तो गिफ्ट संभाल के रख देती थी, अब लगता है नहीं, आपको रखने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए है, संभाल के रखने के लिए नहीं, आपको हर पल जीना है। तो जिंदगी का मजा तो मेरा बढ़ गया है, जो मैं आपको बताना चाह रही थी। दूसरा, लिखने का तो बिल्कुल जारी रहेगा मेरा भी, क्योंकि इसने मुझे इतनी स्ट्रेंथ दी है। मतलब कोई आपके, भले कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, कुछ बोलो, कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, लेकिन आप जब आप डायरी में लिख लेते हो, कंप्यूटर में लिख लेते हो, तो आपके मन से वो पूरी जो स्ट्रेस है या इमोशनल जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज हो जाते हैं। वो तो मैंने खुद फील किया है। तो लिखना तो जारी रहेगा, किसी भी रूप में रहे। कोई जरूरी नहीं है कि जब आप दुखी हो तभी लिखो या खुश हो तभी लिखो। मन में जो ख्याल आ गया
नेचर के साथ कनेक्टेड आजकल मैं अपने आप को बहुत फील करती हूँ, हर किसी के साथ। अब तो मुझे रोड पे हर कोई अपना ही लगता है, तो निकलती हूँ तो लिखने जारी रखूंगी। और अब मैंने सबको अपनाना शुरू कर दिया है, सब मुझे अब आजकल बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शुक्रिया सुरेखा। और आज के पैनल का एक आखिरी प्रश्न कि आप हमारे दर्शक, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। अपर्णा प्रधान दी, गायत्री जोशी शुरू से जुड़ी हैं, पैडी माँ शुरू से जुड़ी हैं, शशिकला कालकर जी शुरू से जुड़ी हैं, आशा सिंह गौर हमारे साथ जुड़ी हैं, गौरव कुमार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो कई दर्शक जुड़े हुए हैं और कुछ लोग इस जो हमारा आज का पैनल डिस्कशन है उसको बाद में भी देखेंगे। तो आपकी जिंदगी के कोई भी 2 बातें बताइए जो संदेश आप हमारे दर्शकगण को देना चाहेंगे। या अनूप। देखिए, पहली बात तो ये कि आज का जो ट्रेंड हम देखते हैं कि एजुकेशन इज एम्ड ओनली एट अर्निंग अ लिविंग, कि उसको इंजीनियरिंग करवाओ, उसको ये जाना है, उसको मेडिकल करवाओ, उसको ये करना है, उसको उससे कमाएगा। ये आर्ट में क्या रखा है, आर्ट से क्या, कौन सा उसको जिंदगी, उसकी रोजी रोटी निकलने वाली। पर वो सही बात नहीं है, क्योंकि जब वो वहां पर उस लाइन में अटकेगा तब उसको इसकी जरूरत पड़ेगी, तब उस समय नया सीख नहीं सकता है। तो ये जो है, जो आर्ट बहुत जो बढ़िया है, बात चाहे आप कही, उसको बहुत म्यूजिक बढ़िया बात रखो, कही। पेंटिंग कहें, चाहे राइटिंग कहें, if you don't cultivate it right from the beginning, when you need it, it will not be there. So बिल्कुल। this is one big thing which I would request everybody. The second thing is, जो सुरेखा जी ने जो पॉइंट रेज किया कि मेरे साथ क्यों, उसका जो जवाब मैंने देखा, मेरी वाइफ को भी कैंसर हुआ था, she was also in that same frame of mind कि मेरे साथ क्यों। एंड she once asked the doctor, जब केमो उनका चल रहा था और डॉक्टर को उन्होंने पूछा, तो उस समय बाय चांस उसके बाजू के बेड के ऊपर एक 3 महीने का बच्चा था जिसे केमो दिया जाता। He was a 3 month old child, वो अब तब तक उस माँ का दूध पीता था, उसको वहां पर केमो दिया जा रहा था। डॉक्टर ने उसको दिखाया, बोले इसने तो अभी तक कुछ भी अपने मुंह से खाया तक नहीं है, इसने क्या किया था। तो ये मत सोचो कि मैंने क्या किया था, मेरे साथ ही क्यों, किसी के भी साथ भी कुछ भी हो सकता है। बोले ये एक बीमारी है, दूसरी बीमारी हो सकती है, दूसरा और कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्रॉब्लम्स को बोल के स्पेशल आपको चूज करके नहीं आती, प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, एंड यू हैव टू लर्न टू फेस इट। तो इफ यू आर गोइंग टू लर्न टू फेस इट, यू नीड सम हेल्प, सम टूल। एंड फॉर मी आई फाउंड आर्ट। म्यूजिक में मेरा बहुत रुचि है, बहुत इंटरेस्ट है, आर्ट है, चाहे राइटिंग है, मेरे फ्रेंड्स को मैं देखता हूँ, पेंटिंग है, डांस है। तो ये जो चीजें, दीज आर द बेस्ट टूल्स विच विल हेल्प यू गेट ओवर दैट लो पीरियड। तो 2 चीजें इसके अंदर, ये बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी टू एक्सेप्ट कि किसी के साथ भी कुछ भी कभी भी हो सकता है, कि मेरे साथ ही क्यों हो गया, ये इस सोच में मत जाओ। बहुत सही कहा। इस बात के लिए तालियां तो बनती हैं। और जो समाज को संदेश है कि क्रिएटिविटी, आर्ट्स, इसको ना भूलें, ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। बहुत शुक्रिया अनु। और अब यही प्रश्न मैं सुरेखा से पूछना चाहूंगी कि आप 2 क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को। सबसे पहला संदेश तो कि जीवन जैसे ही आ रहा है, जैसे सामने आ रहा है, उसको जिए, खुलकर जिए, हर पल को जिए, सहेज के मत रखिए। जो भी पल है आप उसको मस्त होकर जिए। दूसरी चीज, जैसे अनूप जी ने कहा, वो भी मैं जरूर कहना चाहूंगी कि अपना एक शौक जरूर जिंदा रखें। कि जब भी आप अकेले हो, राइटिंग हो, ड्राइंग हो, डांसिंग हो, कि आप जब अकेले हो तो बोर ना हो और आपको किसी और का सहारा ना लेना पड़े कि मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया, टीवी देख लिया। अरे आपका अपना शौक होना चाहिए। आप अपने साथ समय पसंद करें, लिखें, कुछ पढ़ें,
कुछ क्रिएटिव करें, तो ये आपको आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। तो जिंदगी जैसे ही आपके सामने आ रही है, आप उसका सामना करें, पीछे मत मुड़िए, आगे बढ़ते चलिए। हर पल आपको जीवन जरूर किसी ना किसी कारण से कोई परेशानी आती है और आपको बहुत कुछ सिखला के जाती है। उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर आप जब देखते हैं तो बहुत होते हैं। तो जिंदगी को पल पल में मजे से जिए और अपने शौक जरूर रखें। हाँ, वो आदमी ही क्या जिसको हॉबी ही ना हो, वो आदमी नहीं रोबोट हो गया। वैसे भी आजकल चैटबॉट और जीपीटी का जमाना है, तो वो जीपीटी में और उस आदमी में क्या फर्क हो गया जो 12 घंटे सिर्फ टाइप करता है और स्क्रीन को देखता है। तो बिल्कुल सही बात कही आप दोनों ने। और अब यही प्रश्न मैं मैत्री से करना चाहूंगी। तो मुझे ये कहना है कि जब मैं वहाँ पे मतलब व्हेन आई वाज सिक, तो मुझे ध्यान में आया कि हम कितनी छोटी-छोटी चीज़ों का इश्यू बनाते हैं। एक कोई चीज़, एक दिन कोई चीज़ बिगड़ गई, छोटी-सी भी हो, तो इतना हल्ला-गुल्ला और इतना वो करते हैं, और इतनी बड़ी चीज़ अब हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगा कि ये ठीक हो जाए तो दुनिया में कुछ भी हो जाए, देन आई एम रेडी टू फेस इट। तो ये हमेशा हम जब ठीक होते हैं तभी याद रखना चाहिए कि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बॉदर नहीं होना चाहिए कि आज अगर लेट हो गया, ठीक है, हो गया भाई, लेट हो गया, कोई बात नहीं। आज अगर मेरा लैपटॉप नहीं चला, नहीं चला, कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले मैं छोटी-छोटी बातों का भी बहुत, मुझे ऐसे लगता था कि बहुत बड़ा हो गया। तो ये एक बात है कि डोंट फ्रेट द स्मॉल स्टफ। और दूसरी ये बात है कि डोंट पोस्टपोन व्हाट यू वांट टू डू। जो आपको अभी करना है, आपके मन में है, और वो अगर कंस्ट्रक्टिव है तो कर लो। जैसे कि अगर आपको कुछ लिखना है, पढ़ना है, कहीं जाना है, किसी से बात करनी है, वॉट एवर इट इज दैट यू वॉन्ट टू डू, डोंट से कि मैं कल परसों नसो मैं करूंगी। नो, डू इट एंड लिव एवरी मोमेंट की कंस्ट्रक्टिवली जिए। नहीं तो आई डोंट नो व्हाट समटाइम्स यू डू, टाइम पास हो ही रहा है, रहा है कुछ काम, मतलब कुछ कंस्ट्रक्टिव जॉय ही सही, बट प्लीज एंजॉय एवरी मोमेंट एंड डू व्हाट यू वांट टू डू, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि कौन क्या बोलेगा, कैसे होगा, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। कर दो, बस कर दो जो करना है। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट इज माय मैसेज। बहुत बढ़िया मैत्री। I have one तो question for Maitri, if you don't हाँ, mind. यस। हाँ। Are cockroaches in your home safe now? अभी अभी मैंने उनको मारना बंद कर दिया है। I just do that लेकिन जो question करना होता है वो कर देती है, सोचती नहीं है आप। नहीं नहीं, लेकिन मैंने अब कॉकरोचेस नहीं मारना बंद कर दिया है। डोंट डू दैट। But all said and done, when we started the session, what I noticed was कि सबकी आंखें कुछ moist थी, क्योंकि कुछ यादें थी जो कहीं एक दर्द बनाए हुई थी। तो आज हमने जो बातचीत की उसके अंत तक मैं देख रही हूँ सब लोग स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो ये हंसना और बात करना भी एक बहुत बड़ी रिलीफ का साधन है। और जब आप लिखते हैं तब भी आप बातें ही करते हैं। तो मैत्री, आपने एक अपने साइकोलॉजिस्ट का जो रूप है उसके रूप में कुछ कह के आखिरी बात कहे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, एक्चुअली बात करने से साइकोलॉजिस्ट, मतलब हम जो सोचते हैं कि मैं किसी को क्या बता रही हूँ, क्या बता रहा हूँ, या फिर वेदर आई शुड बी टॉकिंग अबाउट दिस और नॉट, उसकी बजाय ये सोचना चाहिए कि हम जो रिफ्लेक्शन बोर्ड की तरह यूज करें। क्योंकि हम जो आजू बाजू किसी से भी जिस पर विश्वास नहीं है उससे बात करने की बजाय हम एक दूसरे इंसान को जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, जो नॉन अलाइंड है, वो आपको जानता ही नहीं है क्योंकि, तो उससे के साथ अब जब बात करते हैं तो वो एक रिफ्लेक्शन बोर्ड हो जाता है। और जब मैंने हमेशा ये देखा है कि जब मैं बात करती हूँ किसी से तो मुझे मेरे थॉट्स ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आते हैं। और वो रिफ्लेक्शन बोर्ड का काम एक साइकोलॉजिस्ट कर सकता है। और प्लीज बी अवेयर कि साइकोलॉजिस्ट आर ऑल्सो हैविंग एन ओथ कि वो आपकी सारी चीजें कोई दुनिया भर फैलाने वाले नहीं है। तो भरपूर उनका उपयोग करें, उनके सामने जाए, और जैसे अनूप जी ने बोला है कि बोलो बोलो, आप बोलते जाओ। तो जस्ट टॉक, क्योंकि उसका वो तो बैठा है, लेकिन आपके थॉट्स अपने लिए क्लियर होते जाएंगे। जैसे लिखने से भी वही होता है, वैसे बात करने से भी वही होता है। तो डोंट शाय अवे फ्रॉम टेकिंग हेल्प, क्योंकि हर किसी को लगता है साइकोलॉजिस्ट को भी साइकोलॉजिस्ट लगता है।
to tell you the truth. मैत्री, मैं आपकी बात से है ना बिल्कुल सहमत हूँ, और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मुझे भी जो नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी साइकोलॉजिस्ट ने बहुत हेल्प की है, क्योंकि मुझे जो दुनिया को फेस करने के लिए उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया है। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली थी कि सुरेखा, तुम ये सिर्फ ये बीमारी नहीं हो, यू आर नॉट ओनली द ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर, तुम उससे पहले हो, तुम्हारा बचपन बीता, तुमने पढ़ाई की, तुम इंजीनियर बनी, तुम रेलवे में जॉब हो, तुम्हारी फैमिली है, ये तो तुम्हारी जिंदगी का एक छोटा सा पार्ट है। तो तुम उस छोटे से पार्ट को लेके अपनी पूरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? तो ये बात मुझे एक साइकोलॉजिस्ट ने ही समझाई, और जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई, और मुझे लगा कि वो बहुत सही है कि पूरी जिंदगी हम एक छोटे से इंसिडेंट्स में, कोई छोटी सी बात हमें पसंद नहीं है या कोई घटना हो जाती है, तो हम अपनी जिंदगी को मतलब किसी भी दोराहे पे लाके खड़ा कर देते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो साइकोलॉजिस्ट का तो बहुत बड़ा रोल है। Yes. So here we come to the end of the discussion today. I thank Dr. Maitri, Anup, and Surekha for agreeing to join for this heartfelt conversation. जो लोग इस प्रोग्राम को देखेंगे, आई एम श्योर कि वो आपकी बातों से बहुत बेनिफिट होंगे, और इसीलिए शायद ये प्रोग्राम किया गया था। क्योंकि कई लोग हैं, जैसे हम लोग, अब ये लिटरेरी वॉरियर ग्रुप है, तो कभी कभी लोग आप लोग को भी करते होंगे, मुझे भी मैसेज करते हैं कि मैं इस दर्द से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ, और मुझे ये समस्या है, परंतु वो सब लेखक ही होते हैं और वो किसी तरह अपना रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि जिन लोगों ने अपना रास्ता इतनी मुश्किलों से ढूंढा है, उनको सामने लाया जाए और उनकी जिंदगी से कुछ सीखा जाए। तो आप लोगों ने बहुत कुछ छोड़ा है, लोगों को संदेश दिए हैं, आपकी स्माइल, आपके मजाक, सब कुछ जो है बहुत सराहनीय है, और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, और हम फिर कभी मिलेंगे। फिलहाल बाय बाय। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और Happy एंड में Holi. मैं ये भी कहना चाहूंगी कि नीलम हैज दैट एप्टीट्यूड फॉर डिगिंग आउट दीज थिंग्स। जैसे हमने नहीं सोचा, लेकिन नीलम ने हमारे लिए सोचा, और वो बहुत उसकी वो खासियत है कि वो दूसरों के लिए सोचती है, एंड दैट आई हैव लाइक इज लाइक अ जेम ऑफ अ पर्सन शी इज। तो मैं उसका आई थैंक यू नीलम। वैसे थैंक यू तो नहीं बोलना चाहिए बिकॉज वी आर नाउ सो सच ग्रेट फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा family. लगा बात We करके। are वी आर family. फैमिली, Extended so family. बहुत अच्छा लगा। very true. Thank you so much. So friends who are watching us or who will watch us, please understand that from adversity to art, writing or any form of creativity has a great role in managing illness and any difficulty which you are going through. Please don't lose courage anytime in life. Bye bye. See you. बाय बाय।